हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स को आधार बनाते हुए कर रहे थे और पिछले 11 लेक्चर्स हमने लेकर के और सभी जितने भी, हालांकि वो पॉलिटिकल साइंस से भी कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक्स से भी, हर तरह के संगठन जो है हमने लगभग मोस्टली जो है उनमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। तो हमने पिछले 11 लेक्चर्स में वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। आज 12th लेक्चर और हमारा ये बजट। जैसा कि आप जानते हैं, बजट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है और इस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट हर साल जारी करती है, लेकिन उस करंट अफेयर्स के टॉपिक को हम तभी कंप्लीट कर सकते हैं, तभी हम उस टॉपिक को समझ सकते हैं जब हमें ये पता हो कि बजट होता क्या है। अलग अलग प्रकार के बजट आपके सामने आएंगे। आज सभी बजट का हम जिक्र करेंगे, चाहे वो आम बजट हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। सबसे पहले बजट के प्रकार इसमें जो है आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आम बजट, निष्पादन बजट, जीरो बजट, जीरो बेस बजट यानी कि आउटकम बजट, जेंडर बजट, बजट कैसे तैयार होता है, और राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व आय क्या होती है, ये आय और ये व्यय, और पूंजीगत आय क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्रभावी घाटा क्या होता है, रुपया कहाँ से आता है। और यदि हम थोड़ा सा और आगे देखें तो देखेंगे कि रुपया जाता कहाँ पर है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यानी कि एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ट्रिक्स वगैरह और बहुत कुछ। ये सभी बातें जो हैं आज हम बजट में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये कंटेंट या इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, इसके आधार पर जो है आज बजट की सारी बातें की जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं बता देता हूं आपको कुछ बेसिक बातें बजट से लेकर के, बजट को लेकर के, क्योंकि बजट से संबंधित सारी बातें जो है यहां समाहित की गई है। एवरग्रीन जीएस की हमारी ये क्लास चल रही है। बजट सबसे पहले बुल्गा यानी कि लैटिन में इसको बुल्गा कहा जाता था। अंग्रेजी में आगे चल करके ये बोगेट बन गया। आगे फिर अंग्रेजी में इसका और शुद्धिकरण हुआ और ये बजट बन गया, और अंत में ये बजट के रूप में हमारे सामने पेश है। और बजट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज इन वंस माइंड दैट व्हाट दिस बजट इज और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस बजट। देन यू कैन से एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय व व्यय का खर्च। जैसा कि आप देखते हैं हर एक घर का भी बजट होता है, हम अपना भी बजट बनाते हैं कि हमारे घर में इस मंथ में जो है कितनी इनकम होने वाली है और हमारे घर के क्या क्या खर्चे हैं। ये दोनों चीजें हम देखते हैं। छोटी से छोटी इकाई व्यक्ति से लगा सकते हैं, परिवार से लगा सकते हैं, समाज से लगा सकते हैं, देश से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं सरकार की आय व्यय के विवरण का एक दस्तावेज जो है यही बजट है भाई। सरकार 3 वर्ष यानी कि भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य काल का आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, यही ये बजट होता है। अब एक्चुअली बजट जो है क्यों पेश किया जाता है, क्या जरूरत पड़ी, वाई दिस बजट इज रिक्वायर्ड। अब मुद्दा ये है। तो कुछ एक बातें आप अपने जो है बजट की परिभाषा को कुछ शब्दों में बांधने के लिए कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को मुद्रा की पूर्ति की जरूरत होती है, सुचारू वित्तीय व्यवस्था रखने के लिए
योजनाओं को गति देने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है तुलनात्मक विवरण प्रदान करने के लिए या जनता के धन का लेखा जोखा या फिर आर्थिक स्थिति जो होती है उसका परिदृश्य जानने के लिए, ये सारी चीजें हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। और ये जो है सबसे जरूरी चीज है, इसके बिना जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बजट एक अहम योगदान, एक अहम स्थान रखता है। और इसी संदर्भ में अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बजट के संदर्भ में कि बजट कब से शुरू हुआ, कब पेश किया गया, किसने किया, कितनी बार किया है किसने, ये सारी चीजें जो है एक नजर में मैं आपके सामने रख रहा हूं। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, हालांकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अनुच्छेद 12 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। बजट जो है क्योंकि आपको ट्रैप करेगा, एग्जामिनर कहेगा कि संविधान में बजट का भली भांति वर्णन दिया गया है, कोई भी आर्टिकल उठा करके डाल देगा और आप सोचेंगे हाँ यस, आपको उस आर्टिकल का पता नहीं होगा, आप अंदाजा लगाएंगे कि यस हाँ इस आर्टिकल में बजट हो सकता है, क्योंकि इस आर्टिकल का मुझे पता नहीं, अगले को तो पता ही है ही, तो आप इस चीज में, इस जाल में फंस जाएंगे। एक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है। पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860, और यही बजट के पिता में कहे जाते हैं। पहला बजट 18 फरवरी 1860 को, और 1 अप्रैल से शुरुआत होती है बजट की, और 1867 में, इससे पहले 1 मई से और 30 अप्रैल ये टाइमिंग होता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और 30 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च सॉरी, तो यहां तक जो है बजट का टाइमिंग होती है। इससे पहले ये टाइमिंग हुआ करती थी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है वो 26 नवंबर 1939 को वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अच्छे से याद रखेंगे। 1955 से लेकर के और 56 से बजट जो है, सॉरी 1955-56 से बजट जो है हिंदी में पेश किया जाता है, और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट केसी नियोगी के द्वारा पेश किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत का किसने पेश किया, गणतंत्र भारत का किसने किया, हिंदी में कब से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले सबसे पहला बजट किसने पेश किया, काफी सारी चीजें, टाइमिंग क्या है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी अराइज्ड। बजट पेश करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू, और पहले शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा जो है 1924 से सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा। वर्ष 2001 में वाजपेयी सरकार के काल में पहली बार बजट जो है सुबह 11 बजे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल करके आ गई है कि पहले शाम को बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2001 के बाद वाजपेयी सरकार में और वित्त मंत्री हुआ करते थे यशवंत सिन्हा, ये बजट जो है सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। तो ये कुछ फैक्ट जो हैं यहां तक हैं, आगे भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। वर्ष 2017 से पहली बार बजट फरवरी महीने की पहली तारीख को पेश किया गया, इससे पूर्व अंतिम कामकाजी दिन यानी कि 2017 से पहले फरवरी के लास्ट में बजट पेश किया जाता था, और 2017 से बजट फरवरी के पहले दिन पेश किया जाने लगा। और 1924 में एक वर्थ कमेटी एक आई थी, उसके द्वारा जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, लेकिन 2017 में ये एक बार फिर एक साथ कर दिया गया। एक साथ समायोजित करने का काम 2017 में एक बार
फिर कर दिया गया। एक वर्ष कमेटी के द्वारा अलग किया गया, लेकिन 2017 में एक बार फिर इसको उसके साथ समायोजित कर दिया गया। ये आप याद रखेंगे। अब बजट के कुछ प्रकार हैं। बजट, आम बजट जो आप देखते हैं सरकारी खर्चों पर नियंत्रण एवं विकास कार्यों के लिए होता है। निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट, कार्यों के परिणामों के आधार पर बना बजट, अर्थात सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित बजट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पापा से कुछ पैसे लेते हैं, कहते हैं पापा परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कुछ काम जो जिस काम के लिए पैसे लिए हैं उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर, आउटकम पर, कि आपने जो पैसे लिए हैं उसका परिणाम आया है या नहीं आया है। जेंडर बजट, महिला आधारित बजट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बजट बनाया जाता है, एम्पावर करने के लिए जो बजट बनाया जाता है। और एक रहता है जीरो बेस बजट, यानी कि कुछ भी हुआ हो कोई बात नहीं, उसको जीरो करते हैं, आगे बताइएगा क्या करना है, जीरो मान करके आगे बजट। तो ये इस प्रकार की कुछ बजट की परिभाषाएं जो शब्दों में ही छिपी हुई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे चलिएगा। आगे बजट कैसे तैयार होता है, क्या क्या इसके अंदर जो है टूल्स अपनाए जाते हैं, कौन से इसके पार्ट्स हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी वुड लाइक टू डिस्कस इन अमंग ऑल ऑफ यू। देखिए, बजट वित्त मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार विभाग। क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक शब्द में क्वेश्चन है, यानी कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा वित्त मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार विभाग द्वारा जो है बजट तैयार किया जाता है। दिसंबर तक बजट का ड्राफ्ट वित्त मंत्रालय के सामने भेज दिया जाता है। बजट नीले पेपर पर और काली स्याही से लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप अपने जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। अब सरकारी बजट जो है ये टू पार्ट्स में बटा हुआ है। दिस बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। एंड आफ्टर दैट रेवेन्यू बजट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहां आप कहेंगे राजस्व प्राप्तियां या आय कहें, राजस्व व्यय कहें, और ये भी जो है पूंजीगत आय कहें, यानी कि कैपिटल इनकम कहें और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहें। यहां पर रेवेन्यू इनकम कहें, यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहें। इस प्रकार से एक एक चीज को हैंडमेड नोट्स के द्वारा जो है सारी चीजों को क्लियर किया गया है। अच्छे से आप देखेंगे तो पाएंगे कि बजट का प्रत्येक एस्पेक्ट जो है यहां पर हमने कंसीडर कर रखा है। अब राजस्व जो व्यय है या राजस्व जो आय है, अब हम थोड़े से नीचे आकर के और इन सब चीजों को डिटेल में देखते हैं। अब जो राजस्व आय है यानी कि रेवेन्यू इनकम है, जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, व्हाट्स इज दिस रेवेन्यू इनकम, इट शुड बी देयर इन योर माइंड। ऐसी इनकम जिसका दावा जो है हम क्लेम गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, गैर प्रतिदेय है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं, ऋण से प्राप्त कह सकते हैं, निवेश से प्राप्त कह सकते हैं, शुल्क वगैरह विदेशों से अनुदान आपको मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको समझ लिया जाए कि ब्याज यदि लिया जाए तो वो जो है राजस्व आय है। आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, उसका ब्याज आ रहा है, दिस इज द राजस्व आय। या फिर इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि ये सारी बातें, शुल्क वगैरह आ रहे हैं, विदेशों से अनुदान आप ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं राजस्व आय में आती हैं। बिल्कुल अभी समझ लिया जाए कि राजस्व व्यय क्या होता है, तो राजस्व व्यय को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा प्लीज कि राजस्व व्यय क्या होता है। ब्याज की अदायगी आपने की है, उल्टा इसका उल्टा आपने लोन ले रखा है और उसके ऊपर आप ब्याज दे रहे हैं, आप कोई सब्सिडी दे रहे हैं, आप वेतन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, अनुदान कोई दे रहे हैं, रक्षा संबंधी व्यय आप कोई कर रहे हैं,
ऑल दिस आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद शॉर्ट में जैसे यहां मैंने बताया था कि ब्याज यदि चुकाया जाए, दो चीजों को अच्छे से पकड़ लीजिएगा, ये आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ब्याज लिया जाए तो राजस्व आय और ब्याज दिया जाए राजस्व व्यय। उसके बाद पूंजीगत आय की हम बात करें। पूंजीगत आय जिसमें सरकार की देयता पैदा होती है, सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि यानी कि विनिवेश से प्राप्त आय, लोन लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल लोन लिया जाए तो ये क्या है, राजस्व आय है। और उसके बाद जो है यदि पूंजीगत व्यय की मैं बात करूं तो जिससे भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन अथवा वित्तीय दायित्वों की कमी जिसमें आए, यानी कि जिससे भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन हो तो वो आपका पूंजीगत व्यय है। भूमि अधिग्रहण, फॉर एग्जाम्पल भूमि अधिग्रहण जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है आप कह सकते हैं कि भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं कि मशीनरी उपकरण, शेयरों में निवेश तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित सार्वजनिक उपकरणों को ऋण। एक बार देखिएगा कि एक बार फिर हम देखते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या है। ये कहना चाहता है जिससे भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन हो अथवा वित्तीय दायित्वों में कमी आए, भूमि अधिग्रहण करना, भवन निर्माण करना, मशीनरी उपकरण, शेयरों में निवेश तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों या सार्वजनिक उपकरणों को ऋण देना ही पूंजीगत व्यय है। लोन लिया जाए, मूलधन लौटाया जाए, ये जो है पूंजीगत आपके व्यय हैं। तो पूंजीगत व्यय जो है, लोन चुका दिया जाए, वो आपका पूंजीगत व्यय है भाई। और लोन लिया जाए, ये इन चीजों को पकड़िएगा कि लोन लिया जाए पूंजीगत आय और लोन चुका दिया जाए पूंजीगत व्यय। उसके बाद आप थोड़े से आगे चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पैसेज में जो है, ये बार बार ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, बार बार जो है इन शब्दों का आपका सामना होता है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व व्यय यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें से यदि आप रेवेन्यू इनकम घटा देते हैं तो राजस्व आय होती है। यानी कि जब आप एक्सपेंडिचर व्यय में से एक्सपेंडिचर आय को घटा देते हैं तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट निकल करके आता है। इसी प्रकार से बजट घाटा, राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्लस पूंजीगत आय। हालांकि जरूरत नहीं होती है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि दोनों को मिलाकर के जो व्यय किया जाता है वो दोनों को मिलाकर जो आय होती है वो उसमें से घटा दे तो आपका बजट ये कभी निकाला नहीं जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बजट में आपको देखने को मिलती है, कभी भी जो है आपके सामने ये इस शब्द का सामना हो सकता है, आपके सामने आ सकता है ये शब्द, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, ऋण लेकर घाटे के संतुलन करना, ऋण लेकर के घाटे का संतुलन करना ही राजकोषीय घाटा है। ऋण ही यह घाटा है, कह सकते हो आप कि बजट घाटा माइनस ऋण राजकोषीय घाटा। पूंजीगत व्यय है तो यह घाटा सही है, यानी कि आपने पूंजीगत व्यय किए हैं और जिसके कारण घाटा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें संपत्ति का सर्जन हो रहा है। और उसके बाद अगला है प्राइमरी डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो आपने देखा है उसमें से ब्याज की अदायगी यदि आपने कर दी, हालांकि वर्तमान सरकार का कितना दोष है, पूर्व की सरकारों ने ऋण लिया हो तो ये डिफरेंस भी यहां से निकाला जा सकता है।
तो राजकोषीय घाटे में से आपने ब्याज की अदायगी को निकाल दिया तो जो बचा इज प्राइमरी डेफिसिट। इसी प्रकार से प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केंद्र सरकार ने फॉर एग्जांपल किसी हरियाणा गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को या किसी और गवर्नमेंट को जो है ऋण दिया, अनुदान दिया आप मानिएगा, जिससे वहां की सरकार ने कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी बना दी यानी कि कोई कॉलेज बना दिया, तो जो लिया था वो तो राजस्व आय थी। राजस्व आय को यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को उसमें आपने पूंजीगत में लगा दिया, तो यानी कि वहीं जो है प्रभावी राजस्व घाटा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि राजस्व आय को जो है आपने पूंजीगत व्यय में लगा दिया। उसके बाद हम थोड़े से आगे चलेंगे और आगे चलते हुए, हालांकि एक आप अपडेट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जब मैं ये करवा रहा हूं आपको तो अपडेट मांगता है ये। मैं जब आप करवा रहा हूं तो एवरग्रीन करवा रहा हूं चीजें। मोटा मोटा अंदाजा यही है, थोड़ा बहुत घट बढ़ जाता है, बजट के अनुसार ये सारी चीजें हैं। रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट मोटा मोटा जो है रक्षा के अंदर 8% हमारे बजट का जो है खर्च करती है, सब्सिडी में 6% करती है, कर एवं शुल्कों में जो है 20% करती है, ब्याज भुगतान में 18% करती है, उधार में 20% करती है, माल एवं सेवा कर में 18% करती है, और निगम कर में 18% करती है, आय कर में 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7%, कर विभिन्न राजस्व में 10%, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं जो हैं 13% और वित्त आयोग में जो है 10%। इस प्रकार से कुछ और भी जो है ये छोटे हैं रुपया कहाँ पर जाता है, हमारा एक्सपेंडिचर करने का जो है ये तरीका है, कहाँ कहाँ हमारा पैसा जो है लगता है। उसके बाद जो है ये हमने बताया, और फिर रुपया कहाँ से आता है ये भी बात आप सुन लीजिएगा, ये भी हमने बता दिया है। साथ के साथ ये एक बार आप इस चीज को ठीक कर लीजिएगा, ये दोनों की दोनों चीजें मैंने एक साथ ले ली हैं। ये जो है एक बार इसको आप इस तरह से कर लेंगे कि ये जो है पैसा कहाँ जाता है और ये पैसा कहां से आता है, ये जो है दोनों के दोनों चीजें यहां आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और आपको समरी इसकी प्रदान कर देते हैं। पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है, ये परसेंटेज में और टाइटल देकर के ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हुए आपको समराइज कर देते हैं चीजों को, ताकि आज के इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ सके। सारे का सारा जो है निचोड़ यहां पर पूरे लेक्चर का दिया गया है, तो प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। ये भी आपने समझ लिया तो सारी चीजें आप समझ जाते हैं। संपत्ति का सर्जन जो है वो पूंजीगत व्यय है भाई, और बिना देयता के पैसा जो है वो राजस्व आय है भाई। दैनिक खर्चे आपके जो हैं वो राजस्व व्यय है, और संपत्ति यदि बेची गई है तो पूंजीगत आय है ये, क्योंकि पूंजी से आपके पास पैसा आया है। बहुत अच्छे से एकांत में बैठ करके इन चीजों को देखिएगा, सारी चीजें बिल्कुल आपके मस्तिष्क पटल पर जगह बना लेंगी। उसके बाद सरकार ने पेंशन में फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ रुपए खर्च किए या करने की बात कही, तो ये राजस्व व्यय करने की बात गवर्नमेंट कर रही है। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से $5 लाख का ऋण लिया, वह भारत में नेशनल हाईवे का निर्माण किया, तो ये पूंजीगत
व्यय है। गवर्नमेंट ने एनएच यानी कि ये सरकार की संपत्ति है और ये पूंजीगत व्यय है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम को बेच करके और राफेल खरीदे, तो ये भी जो है एक प्रकार से पूंजीगत आय हुई थी और पूंजीगत व्यय कर दिया, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम बेचा तो पूंजी से ही यानी कि पैसा आया है और पूंजी में ही खर्च कर दिया है गवर्नमेंट ने। और भारत सरकार ने करों से प्राप्त धन को किसानों में सब्सिडी के रूप में बेच दे दिया है। तो भारत सरकार ने करों से प्राप्त, क्योंकि राजस्व आय है और सब्सिडी दे दी तो राजस्व व्यय है। उसके बाद आप कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अन्य देशों से प्राप्त आय से आईएमएफ का ऋण चुका दिया। तो सीधी सी बात है कि अन्य सरकारों से आय हुई, अनुदान प्राप्त हुआ, राजस्व आय हुई, लेकिन आईएमएफ का ऋण चुका दिया और ऋण चुकाना जो है पूंजीगत व्यय है। जैसा कि आप पीछे देख करके आए हो, तो लोन लिया पूंजीगत आय, देख लीजिएगा शॉर्ट में, लोन लिया पूंजीगत आय और लोन चुकाया पूंजीगत व्यय। अभी अभी आईएमएफ का जो है लोन चुकाया और ये पूंजीगत व्यय हमने यहां पर किया है। तो इस प्रकार से ब्याज लिया तो ये पूंजीगत आय है, सॉरी राजस्व आय है, रेवेन्यू जो है इनकम है, और ब्याज चुका दिया आपने तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये भी आप ध्यान से देख लें। राजस्व व्यय जो हैं वो बड़े दर्दनाक हैं। जो आपके दैनिक खर्चे हैं वो बड़े, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो दर्दनाक है, और जो आपके कैपिटल व्यय है वो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो लोन करके, क्योंकि आपको यूं पता है कि अपने बच्चों की एजुकेशन में आपने यदि लोन लेकर के भी इन्वेस्टमेंट की है तो एक दिन वो जो है आपके सारे के सारे उन खर्चों को बैलेंस कर देगी, और कहीं ना कहीं जो है उससे काफ़ी फायदा आगे चल करके आपको मिलने ही वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार फिर आप नज़र मारेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने सारे की सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, और 30 मिनट्स के अंदर ही 27 मिनट्स हुई हैं, और आधे घंटे से पहले पहले हमने सभी चीज़ों को, बजट के प्रत्येक एस्पेक्ट को, बजट हमने देखा है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा दूं कि बजट हमने देख लिया, भारतीय संदर्भ में बजट को भी हमने डिस्कस किया कि भारत सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या जो कर रही है, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। बजट के प्रकार हमने देख लिया, आम बजट देख लिया, निष्पादन बजट यानी कि परफॉर्मेंस, जीरो बजट देख लिया, आउटकम बजट देख लिया, जेंडर बजट देख लिया, बजट तैयार कैसे होता है ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया है रेवेन्यू इनकम कहाँ से होती है हमारी, कैसे होती है, क्या होती है, और रेवेन्यू व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और हमारा जो है राजस्व घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये सारी बातें जो हैं हम देख ली। और फिर हमने विभिन्न उदाहरण भी देख लिए हैं, और उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रिक्स लास्ट में समराइज करके चीज़ों को भी आपको दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका आज जो है मेरे अनुसार दो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला चैप्टर जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का था, और दूसरा आज बजट को लेकर के जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हालांकि साथ के साथ मैं अब सभी इन नोट्स को जो है आपके सामने पिन ही कर रहा हूँ, और इन्हीं के आधार पर जो है इन्हीं को बेस बना करके आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये चीज़ भी आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, आप पढ़ाया हुआ भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे चल करके जो है और अपडेटेड वर्जन जो है इन चीज़ों का आपके सामने आएगा, लेकिन कंटेंट जो है पूरी तरह से काफ़ी समय इन्वेस्ट करके बनाया गया है आपके लिए। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अलग अलग जो है टॉपिक आते रहेंगे, वो चाहे नेशनल इनकम हो या फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो, आरबीआई वगैरह की जो जितने भी
एस्पेक्ट हैं आरबीआई से रिलेटेड, या फिर जितने भी बातें आरबीआई से रिलेटेड है वो सारी आपके सामने आएंगी। तो रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।